Students, myself Jitendra Shukla. Today we will discuss about strength of acid and base. कैसे पता करेंगे कि गिवन एसिड का एसिडिक नेचर कितना ज़्यादा है। जैसे कुछ एसिड में अगर आप फिंगर डिप करेंगे तो हाथ में बर्न हो जाएगा, जल जाएंगे। कुछ एसिड तो हम लोग खाते पीते भी हैं, इमली है, टमाटर है ना। लेकिन ऐसा क्या होता है, कैसे पता करेंगे कुछ चीज़ें ज़्यादा एसिडिक हैं, खा नहीं सकते हैं, और कुछ ज़्यादा एसिडिक नहीं है। आप देखिएगा, ये ध्यान रखेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक क्या है कि अगर आप ये यहाँ डायग्राम में देखेंगे, इस डायग्राम में आप ऊपर क्या देख रहे होंगे, आप देखेंगे इस तरह का डायग्राम आप समझने की कोशिश करें। ये डायग्राम है, क्या है, अगर कोई एसिड है तो एक्वस एसिड है, कैसा है, पानी में डिजोल्व है अगर, तो क्या देगा, पक्का है H+ देगा और एक एनायन देगा, पक्का है। सर क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, देखिएगा मैंने लिखा HCl एक्वस, तो ये क्या देगा सर, H+ और Cl- देगा, हाँ देगा। H2SO4 लिखा मैंने, और कैसा है, नीचे दिख रहा होगा आपको, एक्वस है, कैसा दिखेगा यार, H+ और SO4 2-। सर एक चीज़ कॉमन है, सारे के सारे एसिड क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। अच्छा चलिए, एसिड में कॉमन क्या हुआ, सारे एसिड H+ देते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर pH वैल्यू एक चार्ट को देखें, अगर आप इस चार्ट को, तो आप देखें यहाँ कहीं पर आता है बीच में 7, pH वैल्यू 0 से 7 के बीच में है, तो कैसा होगा यार, ये होगा एसिडिक। आप समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ वाला जो होगा वो कैसा होगा यार, वो न्यूट्रल होगा। यस, तो देखेंगे, यस, तो यहाँ हम क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा एसिडिक सब्सटेंस में H+ का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। एक मज़े की बात देखिएगा, यहाँ पर भी 7 से लेकर के 14 तक में कैसे होते हैं सब्सटेंस, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि क्या किसी बेसिक सब्सटेंस में भी H+ होते होंगे, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, भैया मैंने यहाँ पर कोई बेस ले लिया या अल्कलाइन ले लिया और एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, और अब क्या करते हैं इसमें देखेंगे तो आप क्या लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी एक केटायन निकलेगा, कोई जो भी रहेगा, और OH- आयन जरूर आएगा। ध्यान से देखिएगा, सर कैसे हो सकता है ऐसा, चलिए मैं लेता हूँ यहाँ पर NaOH एक्वस मान क्या होता है, पानी में डिजोल्व किया हुआ है, क्या बनेगा सर, Na+ है, यहाँ पर केटायन क्या है, Na+ है, तो मैं लिख देता हूँ Na+, और बाहर क्या जाएगा यार, OH- जाएगा। यस, ध्यान से देखिएगा, ये क्या करेगा, ये OH- और Na+, ये दोनों के दोनों एक्वस स्टेट में हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा यहाँ पर OH- आयन है, क्या H+ आयन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर H+ आयन, यहाँ पर भी H+ आयन है, कैसे कह सकते हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कैसे सर, अरे यार ये OH- आयन है, और यहाँ पर क्या लिखा है आपने, यहाँ पर लिखा है आपने एक्वस का मतलब क्या होता है, सोचिए, एक्वस का मतलब होता है वाटर, तो क्या होगा सर, यहाँ पर OH- तो रहेगा ही, साथ में क्या होगा H+ आयन, और साथ में क्या होगा OH-। सर ये कैसे हो रहा है, फिर से देखिएगा, ये OH तो ये वाला OH ये है, ये OH ये है। अब किसी इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइट माने क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें केटायन और एनायन हो। जब किसी सॉल्यूशन में केटायन और एनायन को ऐड करते हैं, किसी सॉल्यूशन में किसी केटायन या एनायन को ऐड करेंगे तो ये पूरा सॉल्यूशन आयोनिक बन जाता है। आयोनिक का मतलब क्या हुआ, आयंस, कैटायन या एनायन, पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन या दोनों। सर OH- आयन जब पानी के साथ मिलता है, पानी बेचारा होता ही न्यूट्रल है, कोई मतलब नहीं, न एसिडिक न बेसिक, न काहू से बैर न काहू से दोस्ती, ऐसा टाइप का माहौल है इसका, ठीक है। तो OH- आयन है, ये क्या करेगा, H2O से जब रिएक्शन करता है तो करेगा क्या, OH- आयन ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन इसको तोड़ देगा और इस पानी को भी कंडक्टर बना देगा, कंडक्टर बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, सर क्या होने वाला है, H+ आयन और OH- आयन बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा आयन ज़्यादा हो जाएगा, पानी से भी OH निकल रहा है, इससे भी, और H+ कम पड़ जाएगा। इसीलिए ये सोल्यूशन कैसा होगा, अगर इसमें मैंने रखा है NaOH,
तो ज़्यादा क्या होंगे इसमें, ये बेसिक होगा। इसका मतलब इसमें कौन सा आयन ज़्यादा होंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें OH माइनस आयन ज़्यादा होंगे। अगर आप इसमें कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ कि H प्लस आयन को अगर पानी में, यहाँ पर इसको मैं एक्वस मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्वस मान लेता हूँ, इसको पानी में डालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा यार, H प्लस आयन तो भैया ये यही वाला हो गया। इस कैटायन के जाने के कारण पानी भी डिसोसिएट हो जाएगा, वो भी H प्लस देगा। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। सर ये क्या हो रहा है, अरे H प्लस आयन, ये तो मैंने ये वाला है, H2O विल डिसोसिएट इनटू कैटायन एंड एनायन, ये भी टूटेगा, H प्लस देगा और OH माइनस आयन देगा। तो ज़्यादा कौन सा आयन ज़्यादा हो जाएगा। एक ग्लास टम्बलर मैंने यहाँ पर लिया, इस ग्लास टम्बलर में मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था एसिड, है ना, एसिडिक वाटर है। तो एसिडिक वाटर क्यों है, मतलब इसमें क्या लिया मैंने, HCl लिया। HCl एसिडिक क्यों होता है यार, क्योंकि H प्लस आयन देता है और वो H प्लस पानी के साथ मिल करके क्या करता है। इसका मतलब ये हुआ कि H प्लस एसिडिक मीडियम में H प्लस तो होता ही है, साथ में OH भी होता है क्या, हाँ OH तो होता ही है। इसका मतलब चाहे कोई एसिड ही क्यों ना हो, वो H प्लस तो आयन देगा, ये थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन OH माइनस आयन भी रहेगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा, है ना, आप ये बहुत थोड़ा सा रहेगा। आप ऐसे समझिए कि कभी कभी इंसान बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं न कोई कमी रह जाती है ना, उसी कमी को समझिए। ऐसे ही कितना ही एसिडिक क्यों ना हो, उसमें थोड़ा मोड़ा OH माइनस आयन ज़रूर रहेगा, ये उसका इक्वेशन है। वैसे ही OH माइनस आयन H2O डालेंगे तो क्या हो जाएगा, OH माइनस आयन, ये तो ये हो गया, H2O को तोड़ करके मैंने क्या बनाया, H प्लस और OH माइनस आयन। तो क्या हुआ, यहाँ पर OH आयन ज़्यादा होंगे इस, है ना, और H प्लस कम होगा। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि सारे एसिडिक सोल्यूशन में H प्लस होता ज़्यादा है और OH आयन एकदम से कम होता है, और किसी बेसिक सोल्यूशन में OH आयन ज़्यादा होते हैं और H प्लस कम होते हैं। यहाँ पर इस चार्ट में यही समझाने की कोशिश आपको किया गया है, H प्लस है, यहाँ पर OH माइनस आयन ज़्यादा है। ये जो ग्राफ है, ये देखिएगा, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये किसके लिए है, ये OH माइनस के लिए है। तो OH माइनस आयन इधर ज़्यादा हो रहा है और इधर इस पॉइंट पर जब 0.7 आ रहा है वहाँ पर ये कैसा हो रहा है यार, ये हो रहा है N फॉर न्यूट्रल। चलिए ये न्यूट्रल हो रहा है, तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि एसिडिक और बेसिक। अब हम डिसाइड करते हैं कि pH वैल्यू को कैसे डिसाइड किया जाता है। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, चलिए देखते हैं। वैसे स्ट्रेंथ को नापने के लिए हम लोग pH स्केल यूज़ करते हैं, P फॉर पोटेंट, जर्मन वर्ड है ये, और H फॉर हाइड्रोजन है, और pH वैल्यू को 0 से लेकर के 14 तक नापा जाता है। अच्छा, अब pH वैल्यू को डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखिएगा pH वैल्यू होती है निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये सब कुछ सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, आप इसको समझ लीजिए बस। P स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ध्यान रखेंगे। H इज इन कैपिटल लेटर, क्योंकि H फॉर हाइड्रोजन है, किसी एटम का सिंबल होता है, एलिमेंट का सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है फर्स्ट लेटर। तो P स्मॉल लेटर में, H कैपिटल लेटर में, माइनस लॉग H प्लस आयन। लॉग और H प्लस ये सब ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, भी समझने के लिए बस लिख दिया हूँ मैं आपको, समझिएगा। इसका मतलब मैं ये लिखना चाहता हूँ कि चूंकि ये निगेटिव H प्लस आयन है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निगेटिव है लॉग में, pH में, इसका मतलब है हायर द pH वैल्यू तो क्या हो जाएगा, वीकर द एसिड। ये बात ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, हायर द pH लोअर द एसिड, वीकर द एसिड। याद रखेंगे, हायर द pH लोअर द एसिड, हायर द pH लोअर द एसिडिक, या लेसर द एसिडिक मोर द बेसिक। हायर द pH मोर द बेसिक, आप ऐसा कह सकते हैं। बट इन जनरल हम समझते हैं pH वैल्यू चूंकि हाइड्रोजन के बेस पर निकाला गया है, आप समझ गए होंगे इस चार्ट में कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कहाँ होता है, बेस में भी H प्लस होता है, लेकिन चार्ट क्या दिखा रहा है हमको यार, कि बेस में भी H प्लस होता है, लेकिन बेस में H प्लस बहुत कम होता है, और एसिड में H प्लस बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि pH का रिलेशन किस तरह से किसी एसिड और बेस से है। आप यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं।
इसको पहले मिटाता हूँ, फिर आगे देखते हैं। को चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ ऐसे एसिड दिए हुए हैं, दीज आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस। तो ये सब सब्सटेंस ऐसे हैं जो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, दे आर जनरली वीक इन नेचर। तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, स्पेशली टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, है ना, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कौन से कंपाउंड में किस तरह का एसिड मिलता है। आगे हम देखते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रांग होता है ना। लेट अस सी स्ट्रांग एसिड कौन से होते हैं। देखिएगा स्ट्रांग एसिड आप समझिए, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, बहुत सारे एसिड्स हैं, लेकिन बस आपके सिलेबस में 2-4 हैं, आप ध्यान रखेंगे बन जाएगा आपसे। HCl है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, और क्या मिलता है, HNO3 है। दीज आर द स्ट्रांग एसिड। सर क्यों स्ट्रांग है, क्या इसमें है, ताकत बहुत ज़्यादा है क्या, है ना, कैसे मालूम पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, वीक एसिड का भी नाम मैं यहाँ लिखूंगा, आप ध्यान रखें, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर इस पर ध्यान रखेंगे। ये मैंने स्ट्रांग एसिड लिखा है, मैं यहाँ पर वीक एसिड के नीचे लिख रहा हूँ। कौन है सर, CH3 नीचे दिख रहा होगा शायद आपको, COOH, ये एक वीक एसिड है, ध्यान रखेंगे। HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब वीक एसिड माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। सर इसका क्या यूज है हमारे लाइफ में, प्लीज़ लेट अस एक्सप्लेन। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रांग क्यों है, ये वीक क्यों है। सर देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा अगर मैं HCl को पानी में डालता हूँ, H2O में ऐड करता हूँ, तो क्या बनेगा सर, H+ एक्वस और Cl- एक्वस, पूरी तरह से टूट करके आयन दे देगा। ये क्या करेगा, सेम चीज़ें तो ये करेगा, ये भी H+ और क्या बनाएगा सर, ये बनाएगा SO4 2-। ये क्या करेगा, इसको भी HNO3 को पानी डाल देंगे तो क्या बनाएगा सर, ये H+ और बनाएगा, ये थोड़ा H+ ज़्यादा देगा, यहाँ पर NO3-। सर ये कर क्या रहे हैं, अरे भैया कीटायन और एनायन को अलग कर दे रहा हूँ। एसिड को पानी डालते हैं तो H+ वो देता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। स्ट्रांग एसिड क्या हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, समझिएगा। जैसे अगर इसके पास मैंने 100 मॉलिक्यूल लिया है तो 100 H+ और 100 Cl- बनेंगे। यहाँ पर मैंने 100 H2SO4 लिया है तो 100 2 200 H+ आयन बनेंगे और 100 SO4 2- बनेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने 1 मॉलिक्यूल लिया है तो एक इसमें 1 H+ आयन मिलेगा और 1 ये मिलेगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, लेकिन ये जो सॉल्ट है ये इक्विलिब्रियम में लिखे जाते हैं, आप समझ रहे होंगे। इस तरह का सिंबल जहाँ बना होता है, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये क्या करता है भैया, टूटेगा तो जरूर, पानी में डालेंगे तो टूटेगा, लेकिन क्या बनेगा, H+ और CH3COO- आयन बनेगा। सर ये क्या है, एक्वस, यस ये एक्वस है। मतलब ये टूट तो रहा है ना, लेकिन वापस से क्या हो रहा है, कंबाइंड होकर के फॉरवर्ड रिएक्शन जब जाती है तो डिकम्पोजिशन हो रहा है और बैकवर्ड में कॉम्बिनेशन हो रहा है। इसीलिए हम लोग साइट्रिक एसिड कहते हैं। इसको विनेगर में भी यूज होता है और इसको खा पी सकते हैं। तो किसको हम खाते हैं, किस तरह के एसिड को हम खा सकते हैं, जो वीक एसिड है उसको खाने पीने में यूज कर सकते हैं। क्यों सर, अब कमजोर क्यों हो गया, ताकत देखने में क्या कमजोर हो गई, अरे कमजोर इसलिए है क्योंकि डिसोसिएट होकर के वापस से एसोसिएशन शो करता है, डिसोसिएशन एसोसिएशन। तो जो एसिड वापस से एसोसिएशन करने लगता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, वीक मानते हैं। और जो डिसोसिएट कंप्लीटली हो जाए, इन सबको स्ट्रांग, पूरी केमिस्ट्री में यही 3 सबसे अच्छे, इसके अलावा भी हैं लेकिन आपको सिलेबस में इतना ही है, HBr भी है, HI भी है ना, आप तो समझ सकते हैं। लेकिन दीज आर वेरी वेरी स्ट्रांग एसिड, है ना। H2SO4 बैटरी में यूज होता है, नाइट्रिक एसिड मेटलर्जी में यूज करते हैं। HCl इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीनिंग एक्शन करता है। किचन वगैरह कहीं पर ऑयल सरफेस हो तो HCl यूज कर देंगे तो पूरा साफ कर देगा, है ना, क्लीन कर देगा। अच्छा, यही चीज़ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ भी होता है, आप समझ रहे होंगे कैसे सर, अरे भैया ये भी पानी के साथ में H+ आयन यहाँ देगा और क्या देगा सर, Cn- आयन देगा, एक्वस। अच्छा, तो ये क्या होगा सर, ये भी वीक एसिड माना जाता है क्योंकि ये डिसोसिएट तो होता है लेकिन वापस से एसोसिएट हो जाता है। जब एसोसिएशन हो जाएगा तो H+ आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं कि इट इज वीक एसिड। चलिए आगे चलते हैं, ये तो बात हो गई। आगे हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। कौन सा लिखेंगे बेस, वहाँ आप समझ जाएंगे कि मैं अल्कलाई के बारे में लिख रहा हूँ। क्यों सर, क्योंकि अल्कलाइज आर द सब्सटेंस, द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलाइज। सर यहाँ पर 3 ही नाम मैं यहाँ पर लिखूंगा, आपको ध्यान रखना है। NaOH को ध्यान रखिए भाई साहब, इनको ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं, 1 वे होते हैं। H2O मिलाएंगे भैया तो क्या बनेगा, ये
Na प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस। ध्यान रखें केटायन हमेशा पहले लिखा जाता है इन जनरल, एनायन को बाद में, केटायन पॉजिटिव को पहले लिखाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर KOH आपको लिखता हूँ तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे K प्लस एक्वस और OH माइनस आयन, इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या लिखेंगे सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, आपको जान के अच्छा लगेगा। OH माइनस। सर ये क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल नहीं है भैया। एक बार मतलब अगर आप एक मॉलिक्यूल इसका लेंगे, इफ यू आर टेकिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, ये एक Na प्लस देगा और एक OH आयन दे देगा, है ना। लेकिन कुछ वीक बेस हैं, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल मैंने दिया। तो ये क्या होता है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करेगा, ये Al3 प्लस तो बनता है और साथ में क्या बनेगा यार, इसके 3OH माइनस आयन तो बनता है, लेकिन ये बैकवर्ड होता है, इसीलिए ये बहुत पानी में कम घुलता है। आप समझने की कोशिश करेंगे, ये सब बेस पानी में बहुत कम घुलते हैं। वीक बेस। और क्या लिख सकते हो, MgOH होल ट्वाइस। इसको खाने पीने में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वीक बेस है, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, एसिड वीक बेस से हमें क्या मालूम पड़ता है कि डे टू डे लाइफ में हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि pH इन आवर डेली लाइफ। क्या, जैसे हम खाने में, हमारा बॉडी का जो pH होता है वो 7 से, हमारे ब्लड के pH 7 to 7.8 pH 7.8 के आसपास हुआ करता है। इसके आसपास की चीज़ें हम खाने पीने में कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा, दूसरी है कि हमारा टूथ डिके भी होता है। ज़्यादा एसिडिटी होने के कारण टूथ डिके हो जाता है। क्यों होता है टूथ डिके, देखिएगा खाना खाने समय हमारा माउथ का pH ज़्यादा होता है, 7-6 के आसपास होता है pH वैल्यू। लेकिन जब आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, इसका pH कम हो जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जब हम खाते हैं तो सलाइवा उसको ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए एसिड चाहिए हमको, है ना, पेप्सिन एंजाइम पढ़े होंगे बायो में। तो देखिएगा वहाँ क्या करेगा, ये वहाँ पर अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर वो टूथ जाकर के टूथ में कहीं फंस गया फूड पार्टिकल, तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में ये हमारे दांतों को ख़राब करता है। क्यों, क्योंकि दांतों का जो अपर मोस्ट लेयर है, ये हमारे दांतों का अपर मोस्ट लेयर है, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, वन ऑफ द मोस्ट टफ हार्ड सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं भाई इसको। और ये दांतों के ऊपर होता है। जब यहाँ पर कहीं कुछ खाना फंस जाता है तो भैया बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कि ये तो बॉडी में आया है तो डिकम्पोज करना है। उसके डिकम्पोजिंग के चक्कर में यहाँ पर क्या हो जाता है, एसिड रिलीज होता है। एसिड रिलीज होता है और वो एसिड के साथ में ये टूथ का अपर मोस्ट लेयर है और एसिड के साथ में कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, हमने पढ़ा है कि कैल्शियम का सॉल्ट क्या बने, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कुछ सब्सटेंस बनेगा। तो हम समझ रहे होंगे कि क्या करता है, वो एसिड हमारे बॉडी से रिलीज होता है बैक्टीरिया के एक्शन से और हमारे दांत खराब होते हैं। देखिएगा अगर दांतों का, अगर मुंह के pH वैल्यू 5.6 या उससे कम है तब हमारे माउथ के लिए, बॉडी के लिए हार्मफुल है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल। एक डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये मैंने क्या बनाया, हनी बी। हनी बी का जो कभी कभी हनी बी अगर स्टिंग कर देती है तो उससे क्या होता है, आपको जलन होने लगती है। एक्चुअली हनी बी हमेशा एसिडिक सब्सटेंस अप्लाई करती है ना। या कोई एंट, चींटी यार काट ले तो मधुमक्खी, हनी बी को मधुमक्खी कहते हैं, एंट माने चींटी, ये भी काट ले तो ये तो मेथनोइक एसिड को रिलीज करती है। हनी बी काटे और एंट काटे, समझिए पक्का है एसिड का अटैक हो गया है, हल्का सा स्टिंग है ना, इरिटेशन होगा आपको। तो इसके लिए क्या रेमेडी है बताओ, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, सोचिए। यस, वेरी गुड, आपने कहा कि इट इज बेस और अल्कलाइन चाहिए। तो बेस चाहिए तो बेस में NaOH डालना है। क्या NaOH ले लें, KOH ले लें जितना एसिड से नहीं जले उतना NaOH से जल जाओगे। तो ऐसा कोई बेस हम टच नहीं करेंगे, हम कोई माइल्ड बेस यूज़ करेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सबसे अच्छा है कि सोप आप यूज़ कर लिए। सारे साबुन जो होते हैं, नहाने वाले साबुन, कपड़ा धोने वाले साबुन, जितने भी होते हैं सब के सब क्या होते हैं, दे आर माइल्ड बेस। कैसा बेस है भाई, माइल्ड माने क्या होता है, वीक बेस होते हैं उसमें, है ना। तो क्या किया मैंने, इसमें अप्लाई कर दिया। अगर आप कभी ये सब अटैक करती हैं, चींटी काट लेती है या हनी बी काटती है तो आप उसमें साबुन लगाने की कोशिश करें, या बेकिंग सोडा जो हम खाने भजिया बनाने में यूज़ करते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको एक और डायग्राम दिख रहा होगा,
इसको कहते हैं वास्प, वास्प कहते हैं, वास्प या इसको गांव में तो बरैया कहते हैं, ततैया भी कहते हैं। इसका जो स्टिंग होता है अगर ये काटती है तो ये थोड़ा बेसिक होता है भाई, ध्यान रखना है, येलो कलर की होती है। हनी बी और वास्प में क्या डिफरेंस है, देखिए हनी बी अलग है और इधर साइड हनी बी बना हुआ है और उधर साइड क्या है, वास्प है। तो वास्प क्या करता है, हनी बी और वास्प में ये डिफरेंस है कि वास्प का जो स्टिंग होता है, जो अटैक करता है, जो पॉइजन हमारे बॉडी में छोड़ता है वो है ना, वो बेसिक नेचर का होता है। और अगर आपको ये वास्प काटती है या स्टिंग करती है तो आप उसमें बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे सर, एसिड यूज़ करेंगे। एसिड मतलब HCl यूज़ करेंगे, ले HCl करेंगे तो और भी ज़्यादा नुकसान कर जाएगा और हम बर्न हो जाएंगे, एसिड अटैक हो जाएगा हमारे बॉडी में। तो एसिड डालिए, लेकिन वीक एसिड, माइल्ड एसिड, विनेगर डाल दीजिए उसमें। अरे आप कच्चा आम भी डाल सकते हैं, कच्चे आम में भी तो नींबू लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ वीक एसिड, यस। तो आप इनमें अप्लाई करें तो ये हमारा रेमेडी हो गया कि किस तरह से हम डे टू डे लाइफ में pH वैल्यू का यूज़ करें और उससे हमारा हेल्थ कैसे नॉर्मल रहे। चलिए आगे चलते हैं, इस स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का और क्या यूज है। चलिए इसको पहले मिटाता हूँ फिर आगे लिखते हैं कि एसिड को अगर किसी बेस में मिलाते हैं, अगर स्टिंग किया है, चींटी ने काटा है तो एसिडिक है कि बेसिक है, एसिडिक है, बेस मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, एक बनेगा और वो न्यूट्रल होगा। देखिएगा अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस से मिलाते हैं, ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस, तो क्या होगा, यहाँ पर एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ये ध्यान रखेंगे, और पानी बाहर निकलेगा, ये ध्यान रखना है। पे अटेंशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। आप इसका एग्जाम्पल यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैंने एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में कि अगर 10 ml ऑफ H2SO4 को मिला दिया, 10 ml ऑफ HCl ले लेता हूँ, 10 ml HCl और यहाँ क्या ले लिया, NaOH, कितना ले लिया यार, 10 ml ले लिया मैंने, इन दोनों का आपस में मिला दूंगा तो वो सोल्यूशन कैसा होगा, उसका pH कैसा होगा। सोचिए, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या होगा, लेकिन pH कैसा होगा। तो बच्चे ने ब्लाइंडली बोल दिया सर पक्का इसका pH कैसा होगा, 7 होगा। सर क्यों होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इससे बने हुए सॉल्ट कैसे होते हैं, सॉल्ट तो बनेगा, कैसा होगा सर, न्यूट्रल होगा, ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट कैसे होंगे, ऑलवेज बी न्यूट्रल सॉल्ट। pH वैल्यू कितनी होगी सर, 7 होगी, ध्यान रखना है भाई, pH वैल्यू कितनी होगी इनकी, 7। इसका मतलब आप ब्लाइंडली क्या देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है 10 ml ये और 10 ml यूज़ करना है। एक बच्चे ने बदमाशी कर दिया, क्या कर दिया यार, उसने क्या कर दिया कि अगर ऐसा कर दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिया उसने 10 ml और स्ट्रॉन्ग बेस को ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ 20 ml, चलो बताओ NaOH यूज़ किया तो भाई साहब ने, इन दोनों को मिलाने से जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, अरे वो बेसिक होगा सर। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में है। तो अगर दोनों एसिड और बेस का स्ट्रेंथ मतलब उनका कंसंट्रेशन सेम है और अगर सेम अमाउंट यूज़ करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रल बनेगा। लेकिन अगर दोनों का वॉल्यूम कम ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा होगा उसका जैसा सॉल्ट बन जाएगा। तो ये हो गया बेसिक सॉल्ट। चलिए इसको पहले मैं मिटाता हूँ फिर आगे। अब ऐसे लिखेंगे SA स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस क्या लिखा जाए, प्लस लिखते हैं वीक बेस, W फॉर वीक, B फॉर बेस। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा ही सॉल्ट बनेगा, होगा एसिडिक सॉल्ट होगा और पानी बनेगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अरे यहाँ का कोई एसिड ले लीजिए और यहाँ का कोई बेस ले लीजिए, तो सारे सॉल्ट, यहाँ पर एक आध बेस का नाम मैं और लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर वीक बेस के नाम में लिखना OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया के सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको। NH4OH ये भी रिवर्सिबल होता है और NH4 प्लस OH माइनस बनाता है, अमोनियम आयन और OH माइनस आयन बनाता है। तो ये वीक बेस है। इसमें से कोई भी एसिड ले लीजिए और यहाँ से कोई लिखा हो तो क्या बनाएगा, पक्का है वो क्या बनाएगा,
दैट इज द एसिडिक सॉल्ट। चलिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या ले लें, अगर यहाँ पर वीक बेस लिए हैं, वीक एसिड ले लेते हैं। फिर से देखिएगा वीक एसिड कौन है, ये मैंने दो नाम दिए हैं, एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड है, वीक एसिड है। और क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, तब सॉल्ट कैसा होगा, जो स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड था तो एसिडिक बना, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या बनेगा, द सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट। और यहाँ क्या होगा, वाटर निकलेगा। ध्यान रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एसिडिक सॉल्ट। जो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा वैसा सॉल्ट बनेगा, याद करने की रटने की जरूरत नहीं है। इसमें वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, जो स्ट्रॉन्ग है वैसा ही सॉल्ट बनेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे बताइए आप HCl के साथ में अगर मैं NH4OH लूँगा, ये एसिड है, ये बेस है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, देखिएगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, तो क्या बनेगा NH, चलिए ये आप अपने से करने की कोशिश करेंगे, है ना, ये बनेगा NH4 केटायन, इसका केटायन इसके एनायन से कॉम्बिनेशन करेगा तो NH4Cl बनेगा, और OH बचा है, इसका H बचा है, तो क्या बनेगा सर, H2O बनेगा। ये सॉल्ट कैसा होगा, पहचानिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने हुए सॉल्ट कैसे होते हैं सर, एसिडिक होते हैं, ध्यान रखेंगे भाई। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3COOH और यहाँ पर ले लेता हूँ NaOH, ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा Ca, देखिए इसका केटायन यहाँ से है, एनायन है, CH3COONA और H2O कैसे बना, फिर से देखिएगा ये पार्ट और ये पार्ट, इसका देखिएगा यहाँ पर पॉजिटिव है, आप इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, इसका निगेटिव उसका पॉजिटिव, सॉल्ट बनाने का सिंपल सा नियम है। तो देखिएगा इसका निगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव से अट्रैक्शन करेगा, पूरी केमिस्ट्री पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन के बेस पर ही है। और इसका OH इसके H को ले जाएगा भैया, H2O बनाएगा। ये सॉल्ट कैसा होगा, पहचानिए जल्दी से, इसको आप मेंशन करेंगे कि सॉल्ट कैसा है। चलिए बताइए, यस स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, और ये कैसा है, वीक एसिड। अब ये कैसा है, इसमें से सॉल्ट कैसा होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, यस ये पक्का है, ये सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक होगा। इसका pH कितना होगा, सोचिए बताइए, होगा इट विल बी मोर देन 7, यस क्योंकि ये बेसिक है। इसका pH कैसा होगा, ये आप लिख के दिखाएंगे मुझे, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि द pH ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन 7 और लेस देन 7, दैट इज फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की फैमिली हो सकती है ना, जैसे मिश्रा फैमिली, सिंह फैमिली, तिवारी फैमिली, जैन फैमिली, है ना, अग्रवाल फैमिली, व्हाट एवर इज देयर। तो ऐसे ही इनका भी पांडे फैमिली, बहुत सारे फैमिलीज है ना, सरनेम के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही फैमिली ऑफ सॉल्ट होती है। जैसे एक आप एग्जाम्पल मैं जल्दी से लिखने की कोशिश करता हूँ, अमोनियम क्लोराइड मैंने लिखा, इसका नाम होगा पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। देखिएगा इन तीनों में कॉमन क्या है, इन चारों में कॉमन क्या है, आप और सारे लिख सकते हैं, AlCl3, इनमें कॉमन क्या है, ऑल दीज है वन थिंग कॉमन, दैट इज निगेटिव आयन, सबके सबका क्लोराइड है, इसीलिए इसको कहा जाएगा क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट, है ना। सॉल्ट ऑफ, क्या लिखेंगे आप, सॉल्ट ऑफ क्लोराइड फैमिली, याद रहेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया NaCl, Na2SO4, Na2CO3, और क्या लिखा जाए, NaBr, NaCN। आप ध्यान से देखिएगा, तो इसमें कॉमन क्या है, देखिएगा यहाँ पर पॉजिटिव आयन कॉमन है, Na सब में है, तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज सॉल्ट ऑफ Na फैमिली, या आप सिंपल लिख देंगे कौन सा फैमिली, सोडियम, दैट इज व्हाट इज Na फैमिली। तो किसी भी ऐसा सॉल्ट का नाम आपसे पूछ सकता है ना, कि दो एग्जांपल दे दे, बोले इस फैमिली के एक सॉल्ट का नाम और लिखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, दो सॉल्ट का नाम। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सॉल्ट की फैमिली में जब कोई चीज़ आयन का कॉमन हो, जैसे ही आप जल्दी से लिख के दिखाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पोटेशियम फैमिली के कुछ सॉल्ट के नाम लिख के दिखाएंगे आप, पोटेशियम क्लोराइड ले लीजिए, पोटेशियम का कुछ और, पोटेशियम का, ऐसे कुछ नाम की प्रैक्टिस आप करेंगे, है ना।
चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।